कासमी साहब, अब चुनावी साल है, ये जो चुनाव होने जा रहा है इसमें आपके लिहाज से मुसलमानों के लिए जो की इश्यूज हैं वो क्या होंगे? एक बात अंसारी साहब ने कही कि साहब कोई रास्ता नहीं, या तो इसको चुने या इसको चुने, इसको चुन लेते हैं तो ये दिक्कत और उसको चुन लेते हैं तो वो दिक्कत। क्या मुसलमान इस कंफ्यूजन से ऊपर उठ पाएगा? और किन मसाइलों को लेकर इस बार वो चुनाव में जाने वाला है, उसके भीतर क्या चल रहा है, एक अगर उस पर कुछ रोशनी डाल सकें तो। देखिए, मैं उस पर 1 मिनट के बाद रोशनी डालता हूँ। मैं कुछ सवाल अभी जैसे हमारे मंत्री साहब कह रहे थे, मैं उस पर ये कहना चाहता हूँ। अभी 6 या 7 राज्यसभा के मेंबर समाजवादी ने भेजे हैं। क्या पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कोई मुसलमान ऐसा आपको नज़र नहीं आया? क्या आप उसको, जब आपको ये देखना चाहिए था कि लोकसभा में एक भी मुसलमान नहीं पहुंचा, अगर आपके अंदर हमदर्दी थी मुस्लिम कौम की तो कम से कम एक तो मेंबर राज्यसभा आप भेज देते। पहली बात, नहीं भेजा आपने। दूसरी बात, आपने गोद किसको लिया? जिसने घर वापसी की, जो कल तक आपकी गोद में बैठकर राज करते रहे। जब आप सत्ता में थे, आप जो है गवर्नमेंट में थे, फिर जब उन्होंने देखा कि मुझे इससे बड़ी जगह मिल रही है, वो वहां कूद कर चले गए कांग्रेस में। अब उन्होंने फिर वापसी कर ली, घर वापसी। तो क्या आपको ऐसे कभी इधर कूदने वाले कभी इधर कूदने वालों से इतना प्रेम है कि उस एक आदमी के लिए आपने 18% मुसलमानों को एक तरफ उठाकर रख दिया? या आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा। आप बार बार चीख कर कह रहे हैं कि हमने 11 मंत्री बनाए, आपने 50 मंत्री बना दियो, 100 बना दियो। क्या कभी आपने उन मुस्लिम मंत्रियों के काम को भी देखा कि उन्होंने कौम के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए या अपने हल्के के लिए कोई काम किया हो? मंत्री बनने के बाद, लाल बत्ती आने के बाद और गार्ड मिलने के बाद घर से बाहर निकलना ये लोग पसंद नहीं करते। और ऐसे नाम है मेरे पास, अगर आप चाहते हो मैं बता सकता हूं, लेकिन है बहुत सारे नाम, नहीं बताऊंगा। जब आप तन्हाई में पूछेंगे बताऊंगा उसको भी। दूसरी बात, आप ये कहते हैं कि कभी भी समाजवादी पार्टी ने किसी ऐसी पार्टी के साथ हाथ नहीं मिलाया जो तासुब की सियासत करती हो। अभी बिहार के अंदर महागठबंधन हुआ, जोड़ हुआ, एन मौके पे मुलायम सिंह यादव जी को कौन सा भूत सवार हो गया कि वो भाग आए वहां से? क्यों छोड़ दिया उन्होंने? तारीफ करके भाग आए, मोदी जी की नीतियों की तारीफ करके वहां से। क्यों ऐसा किया? इसका मतलब है कि कोई ना कोई अंदरूने खाना जो है जोड़ हो चुका था शायद। इसका जवाब दीजिएगा। मैच फिक्सिंग और नूरा कुश्ती कह रहे थे, आप अभी कह रहे हैं कि अभी वक्त बाकी है, आप इंतजार कीजिए, काम होगा। कब होगा? 2017 के बाद कब होगा? आप इसका भी बतलाइए मुझे, क्योंकि 4-5 महीने के बाद तो मेरे ख्याल में काम करने के लायक भी नहीं रहेगी हुकूमत। तो कब करेंगे आप काम? ऐसे ही आप ये कहते हैं कि हमने मदरसों के लिए ये किया। आपको ये जानकर शायद बड़ी तकलीफ होगी, माफी के साथ, आपके मदरसों में ऐसे टीचर रखे जाते हैं जिन्हें उर्दू पढ़ना भी नहीं आता। वो दूसरों को क्या पढ़ाएंगे? सिर्फ ताल्लुकात की बेस पर उनको घुसा लिया जाता। एक अहम सवाल मेरा है जो अब तक किसी ने नहीं किया, मैं आपके सामने रखता हूं। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दंगे चल रहे थे, मैं 10-12 मरतबा वहां गया, जमीयत उलमा ने बड़ा काम किया। कोई मुस्लिम मंत्री या खुद आप मुझे बता दें यहां बैठे, कितनी मरतबा आपने दौरा किया? आपने अपनी जेब से, अपनी तरफ से कितने मुसलमानों की इमदाद कर दी? अगर आप लोग मुत्तहिद होते, आप देखिए, सिखों से सबक लीजिए। अगर अमेरिका में पगड़ी उछलती है, सारे हिंदुस्तान में मुत्तहिद हो जाते हैं, वहां की हुकूमत माफी मांगती है। अगर आप लोगों के अंदर कौम की जरा सी भी हमदर्दी होती तो आप लोग अपने इस्तीफे दे देते कि या तो फसाद रोके गवर्नमेंट या हमारे इस्तीफे पकड़े। मगर मुझे मजबूरी के साथ ये कहना पड़ता है कि आप बड़े हैं, शायद आपको अपनी गद्दी खिसकती हुई नजर आती होगी। अच्छा, अभी एक सवाल आपने किया कि मुसलमान इस 2017 में किस तरफ जाएगा और क्या सोचेगा। मुसलमान के पास सोचने के लिए बहुत वक्त है और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि आइंदा वक्तों में उसके पास कोई बदलाव भी हो सकता है, आ जाए। हम दुआ करते हैं कि जैसा बिहार के अंदर जोड़ हुआ है ऐसा उत्तर प्रदेश में आ जाए। और मैं यकीन के साथ कहता हूं, आप इस बात को लिख लीजिए, अगर उत्तर प्रदेश के अंदर ये चंद पार्टियां जिन्होंने बिहार में हाथ मिलाया था यहां मिला दे तो शायद समाजवादी अपनी साख भी ना बचा सके वहां जो सूरत हाल है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, आप मुलायम सिंह यादव जी को तैयार कीजिए कि मुसलमान आपसे नाराज है। जो वादे झूठे आपने कर लिए थे उनमें कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं तो सच्चाई होगी। कभी ना कभी तो आपको कुछ करना होगा। आप जितना जल्दी कर सकते हैं इतना आपके लिए अच्छा होगा, पार्टी के लिए अच्छा होगा। वरना आने वाले वक्त में जो हाल मुल्क की सतह पर कांग्रेस का हो रहा है,
वही उत्तर प्रदेश में समाजवादी का होने महबूब वाला साहब, है। जवाब सर, जवाब, फिर फाइनल कमेंट की तरफ बढ़ेंगे। जवाब। क्या मुझे सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन रहे हैं महबूब साहब, पूरा प्रदेश सुन रहा है, पूरा पैनल सुन रहा है, बताइए। बात कर रहे हैं? जी जी महबूब साहब जवाब दीजिए, जो बातें कासमी साहब ने कही और जो शाइस्ता अंबर जी ने कही। देखिए अभी हमारी पहले तो शाइस्ता अंबर जी की मैं कहूँ, हमारी बहन बात कर रही थी महिलाओं की बात, बड़ी चिंता महिलाओं की ने है। हमारे यहाँ देखिए महिलाओं कल्याण मंत्री आप पता कर लिए मुसलमान है, ये पता कर लीजिए कौन है। दूसरा महिला आयोग है, पता कर लीजिए मुसलमान है, कौन है ये भी पता कर लीजिए। इससे और कौन सा पद है जो महिलाओं के बारे में विचार करे और महिलाओं के लिए उस कुर्सी पर कौन बैठा है ये भी आप पता कर लें। जहां तक एक बात हमारे अभी वैसा भूल रहे हैं, मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा आपसे, आप अमरोहा आइए या लखनऊ कभी मेरे चैम्बर में आइए और आप अपने किसी को कार्ड देने की जरूरत नहीं है। सोमवार, मंगल, बुध और बृहस्पति मैं लखनऊ में मिलता हूं और बिना आवाज दिए आप आइए, आपको सीधे मुझसे मुलाकात होगी। आप जुमा, हफ्ता और एतवार में अमरोहा में मिलता हूं, आप मेरे घर पर बिना आवाज लगाए आइए, आपको अपने आप पता चल जाएगा। यहाँ 1000 आदमियों से प्रतिदिन मैं मुलाकात करता हूँ। लेकिन महबूब अली साहब, कासमी साहब अभी जिक्र कर रहे थे मुजफ्फरनगर के दौरे कितनी बार हुए? उनके मसाइल से उनके हाँ मुजफ्फरनगर, ये बात बिल्कुल सही है। मुजफ्फरनगर के दौरे मैं खुद गया था, साइद मंजूर गए थे, इकबाल महमूद गए थे, वो जो कमेटी मिनिस्टर्स की बनी थी उन तीनों में हम मुसलमान मंत्री गए थे। पूरे मसाइल को गांव-गांव कितनी बार गए थे सर, ये भी सवाल। सरकार ने भेजा था, आप चले गए थे, कितनी बार गए? जी सर नहीं, आपने सिर्फ सरकार ने भेजा था या मैं गया था, बात तो एक ही है। सरकार हम खुद ही हैं, सरकार हम खुद हैं भाई। मंत्री का मतलब खुद सरकार है, सरकार जा रही है। सरकार ने देखा भी अपने तरीके से। आपने मंत्री पे कमेंट किया, कितनी बार गए थे? कई बार मैं गया। हमारे सारे मंत्री साइद मंजूर कई बार गए, इसलिए हम बार बार गए और वहां के मसाइल को हमने देखा। आपने कहा उर्दू टीचर, आपने उर्दू टीचर लगाए और उर्दू टीचरों में कहीं ना कहीं उन्हें उर्दू तक आता नहीं। ये पहल किसने की उर्दू टीचर रखने की? कहीं ना कहीं ये ट्रांसलेटर रखने की पहल किसने की? कहाँ की चली गई थी पहली गवर्नमेंट है? हमने कोशिश तो की है कि हर हालात में उर्दू, जो हमने हमेशा उसे अपना छोटी मतलब बहन की तरह से उसे लिया है, उर्दू को सेकंड भाषा के रूप में हमने। ठीक है, अब हम अंसारी साहब को जोड़ लें यहाँ सर, दूसरे को उर्दू के नाम से लिया। अब हम अंसारी साहब को जोड़ लें। मतलब पहल तक ही अभी हम खड़े हैं 60-65 वर्षों में। महबूब अली साहब, स्थिति ये है, अभी हम पहल तक ही खड़े हैं। 60-65 वर्षों का नहीं हमारा मतलब है, हमारा मतलब देखिए 60-65 वर्षों में तो नहीं, उससे हिसाब लीजिए। हम तो हर हालात में हम तो मुसलमान की तरक्की इतने दिनों में चाहते हैं। अगर मुसलमानों के वोट हमें मिलते हैं तो हमने आज तक आजादी से लेकर आज तक किसी ने नहीं किया जो हमने किया है मुसलमानों के लिए। अरे सर, 2-2.5 दशक से आप उत्तर प्रदेश में राजनीति कर रहे हैं। आपकी पार्टी 89 में सरकार बना चुकी थी और उसके बाद उत्तर प्रदेश में क्या क्या हुआ वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। क्या मुसलमान पहल के दरवाजे पर ही खड़ा रहेगा या उससे आगे भी उसे कुछ हासिल होगा? सारी चिंता तो इस बात की है कि हम सिर्फ पहल करते हैं, एक छौंका मारते हैं और बस बात वहीं खत्म कर देते हैं। जब हम जमीन पर चीजों को टटोलने की कोशिश करते हैं तो फिर वही कैरेक्टर सामने आता है जो राजनीतिक दल सिंबोलिज्म की बात अभी हो रही थी, इफ्तिकार साहब ने किया कि ये कर दिया, लगा कि सारा भला हो गया। अंसारी साहब, यही सबसे बड़ी मुश्किल है जिससे हम अभी तक नहीं निकल पा रहे हैं। देखिए, सबसे अहम सवाल ये है कि अभी हम लोग डिबेट कर रहे थे, 2-3 एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट आ गया कि सोशल जस्टिस आ गया हिंदू सोसाइटी में। और मंडल कमीशन के बाद अब देखिए बिहार यूपी में कभी भी कोई भी पार्टी के चीफ मिनिस्टर जो हैं ओबीसी के बन रहे हैं। मुलायम सिंह यादव जी बिहार में, लालू प्रसाद, नीतीश कुमार और ये सब लोग हैं। अब यूपी का हम तस्करा कर रहे हैं जब, तो क्या सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट जो है क्या ये फिक्स था? सिर्फ
हिंदू सोसाइटी के लिए बिल्कुल ठीक, कि वो मुसलमान सोसाइटी में भी ट्रांसफर होना चाहिए था। अगर इनको ईमानदारी थी और 20% रिजर्वेशन की बात करते थे तो ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, मुस्लिम रिजर्वेशन ही दे नहीं सकते हैं। तो ओबीसी मुसलमानों को, चूंकि मुसलमानों का हिस्सा है, वो भी ओबीसी मुसलमान भी मुसलमान सोसाइटी का हिस्सा है, तो उसकी क्यों नेग्लेक्ट किया? क्यों नहीं उस सोसाइटी के लिए इन्होंने काम किया? अब चले आइए, आर्टिजन का हमारे भाई ने तस्करा किया, इफ्तिखार भाई ने। अब बनारस है, बनारस में साड़ियों का सदियों से कारोबार था, किसके हाथ में था? मुस्लिम आर्टिजन्स के हाथ में था, मुस्लिम ओबीसी के हाथ में था। भदोई के कारपेट इंडस्ट्री किसके पास था? मुस्लिम वर्कर भी थे और एक्सपोर्टर भी थे। अलीगढ़ में ताला की इंडस्ट्री थी, मुरादाबाद में पीतल की इंडस्ट्री थी। यूपी के कोई शहर ऐसे बचे नहीं थे जिसमें आर्टिजन्स मुसलमान, ओबीसी के या जनरल मुसलमान सब लगे थे। और इसी के भरोसे मुस्लिम एडुकेशन बिहार के कंपैरिजन में यूपी में कम था, इसलिए कि इनके पास इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी, लोग अपने जॉब में लग जाते थे, काम में लग जाते थे, और बिहार में कोई था नहीं, तो इसलिए वो एजुकेशन पर ही लगते थे। आज क्या हाल है? कोई बता सकते हैं कि ये जितनी चीजों का हमने तस्करा किया, और बहुत सी चीजों का तो तस्करा मेरे भाई ने किया, कहीं पर मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन और सरकारों ने उनके साथ कोई ताना बुना बिना, और वो आर्टिजन्स की मदद की? क्या बैंकों से लैंडिंग हुई? सब इंडस्ट्री बैठ रही है, कहीं बुनकरों को कोई लैंडिंग नहीं हो रही है, ताला के मैकेनिक को नहीं मिल रही है, भदोई के कारपेट इंडस्ट्री को नहीं मिल रही है, और सारे बनारस की इंडस्ट्री शिफ्ट कर रही है दूसरी जगह। तो ये सोशल जस्टिस का भी आपने कौन सा काम किया है, उसको बताइए। और दूसरी बात यह है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था, हम पॉलिटिक्स में सियासी लोगों के साथ साथ ज्यादातर टोपी पहने हुए और गमछा लगाए हुए, बड़ी दाढ़ी रखे हुए मुसलमानों का हिस्सा बढ़ा दिया। इसीलिए मुलायम सिंह की तस्वीर आप दिखा रहे हैं, अखिलेश सिंह की टोपी भी पहने हुए हैं और वो गमछा भी रखे हुए हैं। तो ये आप समझ रहे हैं, यही इतना काफी है। मुसलमानों के पॉलिटिकल इन्हिसार जो हुआ है, डाउन जो गए हैं, उसकी सबसे बड़ी ये है कि पढ़े लिखे और मुसलमानों के वो पॉलिटिकल लोगों से हट के मुसलमानों के ऐसे तबके में आ गई जिनको सो कॉल्ड कहा जाता है कि चले जाओ कोई इमाम साहब से कोई दरखास्त कर दो, और बीजेपी के लोग उस दरखास्त को वह क्या कहता है फतवा कह देते हैं, जबकि कोई फतवा नहीं, कोई दरखास्त कोई आदमी कर सकता है, और फिर किसी के परिवार को कुछ नवाज दो। और ये जो सिलसिला शुरू हुआ है कि चंद मुस्लिम लोगों को नवाज दो, अब मुसलमान हमारे साथ रहेंगे और वोट मिल जाएगा, इसी वजह से ये सियासी पार्टियां मुसलमानों का इस्तेसाल कर रही हैं। इसलिए हम कहते हैं कि बार बार हम लोग कांग्रेस की बात करते हैं, इसकी बात कर रहे हैं, अरे भाई उनको सजा मिली। और दूसरी, इन्होंने जब हैं, इनको देखना है। और ये बात भी मान के चलिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान इतना बेवकूफ नहीं है कि अपने सीधे दुश्मन को सामने ला सकता है। जो आइडियोलॉजिकल 1925 में बनी जमायत, वो जो जमायत है, बस एंड कर रहे हैं, और कि वो जो जमायत है जिनका आइडियोलॉजी एंटी मुस्लिम पर है, और उन जमायतों को जिनकी आइडियोलॉजी कम से कम सेकुलरिज्म पर है, दोनों को हम एक नहीं कह सकते हैं। इसलिए हम अब अपने हक लेंगे। मुसलमान के बीच में, नौजवानों के बीच में तालीम हासिल कर रहे हैं, उनको आप सहूलत दीजिए नहीं दीजिए, वो अब अपने हक की बात कर रहे हैं, और हक से वो अपना लेंगे और उसके लिए वोट भी अपने सही लोगों को देंगे। ठीक है, इफ्तिकार साहब, कासमी साहब आएंगे आपके पास एक छोटे रिएक्शन के लिए। इफ्तिकार साहब, क्या हम ये माने कि अब मुसलमानों के लिहाज से वक्त बदल रहा है? आपने पहले भी ये दलील रखी, वो बदलाव या उसका संकेत आने वाले चुनाव में हमें दिखेगा क्या? देखिए, आपके सवाल का जवाब देने से पहले दो तीन बातें जो बड़ी अच्छी समाजवादी पार्टी कर रही है उसका भी जिक्र होना चाहिए। कब्रिस्तान की चार दीवारी बड़ी मुस्तैदी से बनाई जा रही है। मुसलमानों का मसला है कब्रिस्तान की चार दीवारी, ठीक है। मदारिस की बात बार बार होती है। मदारिस, इस मुल्क में मदारिस के जो लोग इंतजाम करते हैं, ख़ास तौर से दारुल उलूम देवबंद, ये मदारिस अपने बलबूते पर चला रहे हैं। कौम की जो
शिरकत है, कौम का जो ताउन है, उसकी बुनियाद पे चल रहे हैं। मदारिस जो हैं वो किसी भी हुकूमत के, न सिर्फ इस हुकूमत के बल्कि किसी भी हुकूमत के न कभी मोहताज रहे हैं और न इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह कभी मोहताज रहेंगे जहाँ तक मदारिस का ताल्लुक है। मदारिस के मॉडर्नाइजेशन का एक हवा ज़रूर उठाया जाता है मगर उसके तहत होता कुछ नहीं है, बल्कि ये कि चंद नाअहल लोगों को उस इल्म नवाज दिया जाता है, इससे ज़्यादा उसकी कोई हैसियत नहीं है। इसके अलावा जो है वक्फ इमलाक के मामले में आप मुझे बता दीजिए, वक्फ इमलाक के मामले में आपने उत्तर प्रदेश के अंदर क्या किया है? ये कुछ बातें कहनी थी मुझे। अब जो बात आपने उठाई है बुनियादी तौर से, देखिए जिस दिन ये 2014 के इलेक्शंस के नताइज आ रहे थे लोकसभा के, उस दिन मैं पूरे दिन जो है वो एनालिसिस सुन रहा था मुख्तलिफ चैनलों पे जो आ रही थी। एक चैनल है जो जिस पर रजत शर्मा होते हैं, इंडिया टीवी, उस पर जो है वो अमित शाह साहब जो प्रेसिडेंट थे बीजेपी के, वो मौजूद थे और सेफोलॉजिस्ट जो था वो मुझे याद नहीं है उसका क्या नाम था, लेकिन जो वो आप तस्दीक कर सकते हैं कौन सेफोलॉजिस्ट जो है वो इंडिया टीवी से जुड़ा हुआ है। उस सेफोलॉजिस्ट ने ये कहा था कि 15% मुसलमानों ने इस मर्तबा भाजपा को वोट दिया है। एक बात मैं ये दोहराना चाहता हूँ, जिसको अमित शाह साहब ने नकारा नहीं, नंबर 1। नंबर 2, ETV उर्दू चैनल पर एक प्रोग्राम आता है हमारे मसाइल, जिसमें कभी कभी मुझे भी जाने का इत्तेफाक होता है। वहाँ पर बीजेपी से मुताल्लिक़ कुछ बहस थी, कुछ गुफ्तगू थी, कुछ सिलसिला था और उसमें मुझे भी बुलाया उन्होंने। और अश्वनी कुमार जो कि नेशनल स्पोक्समैन हैं और सुप्रीम कोर्ट के एक लीडिंग लॉयर हैं, वो उस प्रोग्राम के अंदर मौजूद थे और उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये कहा, और मैं कसदन ये दोनों बातें यहाँ रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ कि 30 से 40 सीटें ऐसी हैं जो भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों की बदौलत जीती है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी आज इस नंबर पर पहुंची है तो उसमें मुसलमानों का एक बड़ा बुनियादी किरदार रहा है। देखिए वक्त जो है वो तेजी से निकल रहा है। सेकुलरिज्म का जो एक ढकोसला था वो मुसलमान अब अपने नीचे लेने को तैयार नहीं है। सेकुलरिज्म बैडली एक्सपोज हो चुका है और मुसलमान इस लफ्ज को सुन सुनकर जो है वो अब उनको उल्टी आ रही है, वो तंग आ चुके हैं इस लफ्ज से। जो है आने वाले वक्त में हिंदुस्तान के मुसलमान के अंदर जो बेचैनी और जो महरूमी पैदा हो चुकी है और जिस इंतहा तक अब मैं तमाम लोगों के बारे में कह रहा हूँ, जिस इंतहा तक तमाम सेकुलर सियासत, तमाम सेकुलर शख्सियात, तमाम सेकुलर कायदीन और तमाम सेकुलर निज़ाम जो है जिस हद तक हिंदुस्तान के मुसलमानों को ले आया है, आप यकीन जानिए आप प्लेट में रखकर हिंदुस्तान के मुसलमान को जनसंघ की तरफ, भारतीय जनता पार्टी की तरफ धकेल रहे हैं। और कोई ताज्जुब नहीं है कि आने वाले वक्त के अंदर इसी उत्तर प्रदेश के अंदर वो फैसला मुसलमान कर ले जिसके बारे में आज मैं पेशेंगोई कर रहा हूं। कोई ताज्जुब नहीं है, क्योंकि जब एक वक्त ऐसा आता है कि इंसान जहर पीने के लिए भी तैयार हो जाता है और उस जहर को अमृत समझ के पीता है कि भाई देखे तो सही आखिर है क्या। मैंने 1996 के अंदर पहली मरतबा एक मजमून लिखा था कि भारतीय जनता पार्टी एक ठोस सियासी हकीकत और सवालात उठाए थे आज, और सवालात यही थे कि हिंदुस्तान के मुसलमान की भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ से कोई बुनियादी इख्तिलाफ नहीं है। अब जैसे हमारे मुफ्ती साहब ने फरमाया कि नजरियाती इख्तिलाफ है, कोई शख्सी या जाती इख्तिलाफ नहीं है। जो सवालात हमारे सामने हैं उन सवालात के जवाब जब हमें मिलेंगे तो हम उसके मुताबिक फैसला करेंगे। बहुत से सवालात के जवाब मिल चुके, जो बातें थी गलत थी। बहुत से सवालात ऐसे जो आज भी खड़े हुए हैं उनके जवाब मिलने चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम के जरिए से कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान की जमहूरियत में तमाम सियासी जमातों को यह हक हासिल है कि वो अपने नजरियात को पूरी ईमानदारी के साथ में और अमानतदारी के साथ में रखें। सब हिंदुस्तानी हैं, सब हिंदुस्तान के लिए काम कर रहे हैं। हिंदुस्तान का मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से भी ये चाहता है कि जो उसके सवाल हैं, जो उसके इतराजात हैं, जो उसकी दिक्कतें हैं, आप भी अपने मौक़िफ़ को वाज़ेह करिए। क्योंकि हिंदुओं की सियासत और मुसलमान की सियासत देश की सियासत नहीं हो सकती। देश के अंदर हिंदुस्तान की सियासत होनी चाहिए, हिंदुस्तानियत की सियासत होनी चाहिए। और नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है सबका साथ सबका विकास, हुआ नहीं ना, उसका जो नारा है, मैं ये नहीं कहता कि ये बात में कहूंगा 4 साल गुजर जाएंगे। नहीं सर, वक्त नहीं है सर, हम उस डिबेट में नहीं जाना चाहते। हम तो समाजवादी पार्टी के नजरिए से आज डिबेट कर रहे हैं। मुफ्ती साहब छोटा सा कमेंट, उसके बाद हम जरा महबूब अली जी का भी एक लास्ट कमेंट लेना चाहेंगे कि बदलते वक्त की कितनी आहट वो सुन पा रहे हैं एक मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता होने के नाते। छोटा सा कमेंट मुफ्ती साहब। मंत्री साहब, मैं आपसे फिर मुखातब होकर एक बात कहना चाहूंगा कि आप अखिलेश जी को भी ये समझाइए कि लैपटॉप बांटना छोड़ दें, साइकिल बांटना छोड़ दें, सब करके आप चंद चीजें हैं उनमें से एक बहुत बड़ी चीज है मैं आपके सामने रख रहा हूँ। मौलाना अरशद मदनी साहब ने काफ़ी मरतबा, कई मरतबा अखिलेश यादव जी को भी, मुलायम सिंह को, दोनों को कई मरतबा लेटर लिखा कानपुर के सिलसिले में। वहाँ का एक चमड़े का बहुत बड़ा व्यापार है जो मुसलमानों के हाथ में है। मैं नहीं समझता कि शायद
आज तक भी उस पर कोई काम हुआ है। कई मरतबा मुसलमानों का एक वफ्द भी मिलने के लिए गया, मुलाकात हो जाती है, तसल्ली दे दी जाती है कि हाँ जी हो जाएगा। ये काम तकरीबन 1.5 साल से चल रहा है, मुलाकात और लेटर का, मगर कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि आप अपने काम को देखें। एक लास्ट कमेंट, ये जो बदलते वक्त की बात यहाँ इफ्तिकार साहब कह रहे हैं, अंसारी साहब कह रहे हैं, क्या इस बदलते वक्त की जो दस्तक है वो पार्टी आप सुन पा रहे हैं? हमें वो हिंदुस्तान चाहिए। याद करिए, जब एक दीवार बीच में, एक तरफ मस्जिद और एक तरफ मंदिर है, वो कैसा मुल्क था, कैसे लोग थे। समाजवादी पार्टी उस पर काम कर रही है और हम चाहते हैं कि वह तभी कहीं ना कहीं उसे दीवार को गिराने वाले लोग ना हो, सब दोनों मोहब्बत से पहले जिस तरह से बनाया था उसी तरह से लोग रहें तो अच्छा है। आपके एक साहब अभी बहुत अच्छा बात कर रहे थे, कह रहे थे कि 15% मुसलमानों ने कहा सा की मीटिंग में दिया। देखिए, ये बहुत अच्छा तरीका है। मैं तो कहता हूँ प्रचारक के तरह से आपने मुफ्ती साहब, इसमें मुझे कह देने में कोई संकोच नहीं। जिस तरह आप भी कहीं उस जमात में खड़ा ना करें लोगों को जो कहीं भ्रमित करने की कोशिश ना करें। नहीं, मैंने ये बात कही नहीं है जो आप कह रहे हैं, वो मैंने बात नहीं कही है। आप सुन लीजिए, संबंधित बात थी, मैंने नहीं कही है सर। हमारा देखिए समय खत्म हो रहा है। महबूब साहब, एक सीधा सवाल है कि जो बदलता वक्त है इसकी आहट सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं? एक अल्फाज जी, बदलते वक्त पर हम काम आहट नहीं सुन रहे हैं, हम काम कर रहे हैं और हम यकीन दिलाना चाहते हैं आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देशवासियों को कि जो समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए काम कर रही है, आज तक देश में किसी ने मुसलमानों के लिए इतना काम नहीं किया। हम कर रहे हैं, करेंगे आगे पूरी ताकत। शुक्रिया आपका। लेकिन फिर भी ताज्जुब यह है कि जो काम हो रहा है इससे बिल्कुल इतर तरीके की प्रतिक्रियाएं और रिएक्शन आ रहे हैं, जैसे हम बार बार ये कह रहे हैं कि अलार्मिंग है, आंखें खोलने वाले हैं। बहुत शुक्रिया महबूब अली साहब। महबूब अली साहब, बहुत धन्यवाद इतना लंबा समय हमारे लिए निकालने के लिए और इतनी लंबी चर्चा में हमारे साथ बने रहने के लिए। बहुत शुक्रिया शाइस्ता जी, लखनऊ से हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुफ्ती साहब, ख्वाजा इफ्तिकार अहमद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल हम ये चाहते थे कि उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के जो मुद्दे हैं वो सत्ताधारी पार्टी तक पहुंचे, जो आम तबके के रिएक्शन है वो वहां तक पहुंचे और सरकार उन पर तवज्जो पेश करे। अभी भी वक्त बचा है, सरकार सोचे और कम से कम जो तरक्की का नारा है उस तरक्की को वहां पहुंचाने तक की बात करे। आज का प्राइम एजेंडा का महा एपिसोड यहीं तक, लेकिन आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, खबरें जारी हैं।